हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते भी रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और एग्जाम का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन टफ ही होता जा रहा है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपने रिविजन बहुत अच्छे से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की, माफ कीजिए 2024 की थीम क्या है? तो देखिए, जो 2024 की थीम है वो है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ये थीम है 2024 की। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। हम प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2024 की थीम जो हम पढ़ चुके हैं, ग्रह के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इज इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो देखिए एक बार हम 2023 की थीम देखते हैं। 23 में क्या थीम रही है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो देखिए, हम जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो हम कब से मनाते हैं? वो हम 1993 से मनाते हैं और यूनेस्को की सिफारिश के बाद से मनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है, हम अपने देश की बात करते हैं, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपको पता होना चाहिए ये किस आर्टिकल के तहत आती है। तो ये आती है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलोर को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो देखिए, द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, वो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी एशिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं या किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंक है उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि बेंगलोर में है, उसको 32वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, तो देखिए जान लेते हैं, इनकी रैंक्स जान लेते हैं एक बार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसकी 32वीं रैंक है। अन्ना यूनिवर्सिटी की 119वीं रैंक है। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में ये है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, 134वीं रैंक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, इसकी 148वीं रैंक है और ये कहाँ है? ये दिल्ली में। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ही इसमें सबसे अच्छी रैंक दी गई है। भारत की जो पहली है वो क्या है? 32वीं रैंक दी गई है। तो देखिए, अब हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें टॉप यूनिवर्सिटी पे किसको रखा गया है। तो देखिए, एशिया में जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, वो जो चाइना की है, जिसे फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। नंबर 2 पर भी चाइना की ही है, ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी, इसको सेकंड रैंक दी गई है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड रैंक पर तो चाइना ही है। ठीक है, थर्ड रैंक पर आता है सिंगापुर, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसे तीसरी रैंक दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, जो टू स्टेट सॉल्यूशन एक वर्ड है, ये हम फिलिस्तीन और इजराइल के लिए यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसमें भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है, आप जानते हैं रुचिका कंबोज है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। ठीक है, तो देखिए, टू स्टेट जो सॉल्यूशन है वो हमें पता है इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के बारे में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है इसको जान लेते हैं। दरअसल जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं।
इसके तहत इन्होंने क्या किया है कि यहूदी लोगों के लिए तो इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए फिलिस्तीन राज्य के यानी अलग अलग 2 देशों के निर्माण की बात कही गई है, जिसमें यहूदी लोग तो रहेंगे इजराइल में और फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके लिए फिलिस्तीन देश की निर्माण की इसमें बात कही गई है। ये जो हमारा 2 स्टेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनका जो चला हुआ है अभी, तो उसका यही सॉल्यूशन निकला है। और भारत ने भी कहा है कि हाँ, इसका जो समर्थन है भारत करता है। भारत भी यही कह रहा है कि यहूदी लोगों के लिए इजराइल हो और फिलिस्तीनी लोगों के लिए फिलिस्तीन। भारत भी इस बात को समर्थन करता है इस बात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उमा रमानंद का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए इनका संबंध था गायन से, ये गायन लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो संबंध था वो सिंगिंग से था। कब इनका निधन हुआ? 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये तमिलनाडु से थी और तमिल गायन के लिए ये जानी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा अन्य निधन देख लेते हैं। ये अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता हैं पॉल ऑस्टर, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो देखिए ये जो ब्लू होल खोजा गया है ये मैक्सिको में खोजा गया है। तो देखिए मैक्सिको में कहाँ खोजा गया है? युकाटन प्रायद्वीप, इसके चेतुमल खाड़ी में ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये ब्लू होल है, ठीक है। इसकी खोज की गई है और इसका जो नाम है ये है तामजा, इसका नाम है तामजा ब्लू होल। और सबसे बड़ी बात है अभी तक ये जो ब्लू होल खोजा गया है इसकी गहराई नहीं नापी जा सकी है। समुद्र के अंदर देखिए इतने अथाह रहस्य छुपे हैं जिसका एक छोटा सा परसेंट भी अभी तक नहीं खोजे गए हैं। तो ये जो देखिए ब्लू होल है अभी तक इसकी गहराई नहीं नापी गई है, परंतु जितनी थोड़ी बहुत ये गहराई अभी तक नाप पाए हैं वो मात्र 1378 फीट तक ही हम लोग पहुंचे हैं। तो अभी इन्होंने यही आंकड़ा रखा है क्योंकि इससे ज्यादा गहराई ये माप नहीं पाए हैं, ठीक है। 1378 फीट और समुद्र तल से जो 420 मीटर नीचे तक मापी गई है, इससे ज्यादा गहराई ये माप नहीं पाए हैं। अब जान लेते हैं ब्लू होल को। दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल है उससे ये ब्लू होल बने होते हैं। इनका आकार और गहराई अलग अलग होते हैं। बात कर लेते हैं दुनिया में जो जो अभी प्रमुख ब्लू होल हैं वो कौन कौन है। एक तो ड्रैगन होल है जो दक्षिण चीन सागर में है। दूसरा है ग्रेट ब्लू होल और ब्लू होल, ये कहाँ है? ये कैरेबियन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? कोनेरू हम्पी 2002 में। और दूसरी कौन थी? हरिका द्रोणावल्ली, ठीक है। विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं। तो ये भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने कब बने? 1988 में, ठीक है। तो जान लेते हैं फिडे के बारे में। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, ये शतरंज खेल की गवर्निंग बॉडी है। स्थापना इसकी 1924 में हुई। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट हैं आर्कडे डोरकोविच। इसके डिप्यूटी प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक है। देखिए ये है लोगो शतरंज का फिडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के केरल में। बात कर लेते हैं 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का जो आयोजन है वो केरल के कोच्चि में किया जाएगा। 20 से 30 मई तक ये किया जाएगा। इसके जो आयोजन करता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चर्चाओं में रही चौकीसोरस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो देखिए आप ये फोटो देखकर जरा बताइए ये किसकी प्रजाति हो सकती है? ये डायनासोर की प्रजाति है। तो देखिए अर्जेंटीना के जो जीवाश्म विज्ञानी हैं इन्होंने एक शाकाहारी डायनासोर की खोज की है। तो ये किस कुल का है? ये है चौकीसोरस कुल का। चाकीसोरस कुल का ये डायनासोर है जिसकी इन्होंने खोज की है। ये 90 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर थे। 90 मिलियन वर्ष
पहले। कब थे? पेंटागोनिया में लेट क्रेटेशियस काल के दौरान, 90 मिलियन पहले, बहुत साल पहले ये पृथ्वी पर थे। देखिए ये अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो हाइट, ये जो रहा होगा 2.5 या 3 मीटर लंबा, बहुत लंबा ये रहा हो। ठीक है, देखिए इसकी हाइट में थोड़ा वो है। आगे देखते हैं, चौकीसॉरस के अध्ययन से खुलासा हुआ है कि इसकी जो पूंछ है वो नीचे की ओर मुड़ी हुई है, जो एक विशिष्ट विशेषता को अन्य डायनासोरों में नहीं देखी गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1955 में। देखिए फिलहाल में क्या है, हिंदू जो विवाह अधिनियम है ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विवाह के दौरान सभी जो जरूरी समारोह हैं, यदि वो आयोजित नहीं किए जाते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू विवाह को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने 7 फेरे जैसी रस्म और इनको भी माना है कि यदि ये रस्में नहीं ली जाएंगी, नहीं की जाएंगी, तो हिंदू विवाह को नहीं माना जाएगा, वो अमान्य रहेगा। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम हमारा कब पारित हुआ? 1955 में। तो इस के तहत जो है हिंदू के अलावा बौद्ध, जैन और सिख भी इसमें शामिल है। ये कहता है हमारा हिंदू धर्म जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें लड़के की आयु 21 साल और लड़की की कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और नाबालिगों के बीच यदि शादी करा दी जाती है तो इसमें 3 साल की कैद है और अधिकतम 1 लाख रुपए का इसमें जुर्माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, जिन्हें विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की है? ये असम की है। और ये कौन है? ये है वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, इन्हें ये विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो देखिए एक पक्षी है सारस, जिसको हरगिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसका वो नाम क्या है? इसका नाम है, बात करते हैं, इसका नाम है ग्रेटर एडजुडेंट पक्षी। ठीक है, ग्रेटर एडजुडेंट बर्ड है, जिसे हम सारस कहते हैं। उसके संरक्षण के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, जिसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने असम में एक स्टार्क सिस्टर्स, एक आंदोलन भी चलाया है इस सारस को बचाने के लिए। तो देखिए विटली अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अच्छा देखिए, हमने कल की क्लास में आपको ग्रीन नोबेल पढ़ाया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अवार्ड को ग्रीन नोबेल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए देखिए, जो विटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में एडवर्ड विटली के द्वारा हुई थी। विटली फंड फॉर नेचर ब्रिटेन द्वारा ये दिया जाता है। पहली बार जो सम्मानित किया गया था वो 1994 में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।